मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर और ख्वाब तेरे बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात को लेकर के कि मैं आपके सामने एक आज ऐसी शख्सियत को लेके आ रहा हूँ जिस बंदे के सामने, जिसे कहते हैं ना, परेशानियाँ की कोई औकात नहीं रही है। बंदे ने कहां से कहां तक पहुंचा है, आज उसके संघर्ष की कहानी आज हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, जो कि एक स्टेशन मास्टर से आपको रूबरू कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, मैं अब आपका उनका सर का वेलकम करना चाहता हूं अपने इस चैनल पर। और आपसे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सर को सुने, बहुत ध्यान से सुने, उनके संघर्ष की कहानी को सुने, किस तरह से वो वहां तक पहुंचे, किस तरह से एएसएम तक उनका सफ़र रहा, क्या सब कुछ रहता है एएसएम की जॉब में। आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं सर से रूबरू कराता हूँ, उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनाना चाहता हूँ आपको। आइए सर, आपका वेलकम है चैनल पे। शुक्रिया। ना मैं गिरा, ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में ना जाने लोग कितने बार गिरे। मैं मुकेश कुमार वर्तमान में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। अगर मेरा बैक झांकना चाहेंगे तो मैं कहूँगा कि मत झांकें, क्योंकि इतना भयावह बैक रहा है जो शायद कुछ लोग अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। मैं कोई बहुत उच्च घर से नहीं था। मैं बहुत उच्च घर से नहीं था, एक लोअर मिडिल फैमिली से था। पापा मज़दूरी करते थे, सबसे पहले ड्राइवरी करते थे, फिर मज़दूरी करते थे, किसानी करने लगे, तरह तरह का पैसा अपनाए वो अपने जीवन यापन करने के लिए और मुझे आगे बढ़ाने के लिए भी। मैं बचपन में बहुत पहले से स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था। आप जो अक्सर मूवी और फिल्मों में देखते हैं कि बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, गार्जियन पीटते हैं उसको, तो वैसी मेरे में बात नहीं थी। मेरे पड़ोस में जो बच्चे थे वो स्कूल जाते थे और मैं उनके पीछे पीछे स्कूल चला जाता था, पढ़ने के लिए नहीं, खेलने के लिए। उनका कहना होता था कि चलो स्कूल में वहीं खेलेंगे, मैं भी उनके पीछे पीछे हो लेता था। अब सारे बच्चे अंदर, मैं कमरे के बाहर कभी इधर चक्कर लगा रहा, कभी उधर चक्कर लगा रहा, कभी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, 1st to 5 तक वहाँ हमारे प्राइमरी स्कूल में था। उसके बाद फिर वहाँ के जो शिक्षक थे वो बहुत गौर से देखते थे, ये बच्चे रोज़ आते हैं और ये बाहर में पड़े रहते हैं, फील्ड में मंडराते रहते हैं। फिर लंच टाइम में मैं उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलकर मैं घर आ जाता था और वो लंच के बाद वाला क्लास करने के बाद फिर शाम को आते थे, फिर घर पर आराम से खेलते थे। तो फिर एक दिन वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने मुझे बुलाया। बहुत छोटा सा था तो डरते डरते गया, मुझे लग रहा था कि टीचर मारेंगे। जब मैं उनके पास गया तो वो बोला, देखो मैं तुम्हें स्कूल एक ही शर्त पर आने दूंगा, जब तू अपने साथ में स्लेट और पेंसिल लेकर आएगा। तो मुझे लगा कि चलो स्लेट और पेंसिल, लगता है यहाँ आने का कोई कोड वर्ड है, कोई पासवर्ड है जो होना ज़रूरी है। उस समय स्लेट पेंसिल की कहाँ समझ थी मुझे। मैं अपने घर में जाकर डिमांड कर दिया कि मुझे स्लेट पेंसिल चाहिए। घर वाले इतने खुश हुए कि लगा कि जैसे उनका मुंह का बात हमने छीन लिया हो कि बच्चा पढ़ना चाह रहा है, कि भाई हवा दे दो इसे। हाँ, तो अगले ही दिन मेरी स्लेट पेंसिल आ गई। उसके बाद मैं स्लेट पेंसिल के साथ स्कूल जाने लगा। जाते जाते 1 साल का वक्त गुजर गया और एक दिन मेरी माँ ने पापा जी को बोली कि जाइए और इनका एडमिशन करवा दीजिएगा। पापा जी गए स्कूल, तो गांव के स्कूल थे, अमूमन सारे लोगों को वहाँ के टीचर पहचानते हैं। तो पापा को नाम लेकर बोले कि विनोद, क्या बात, यहाँ कैसे?
पापा जी बोले कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने आया हूँ। अब टीचर चारों तरफ घूर रहे हैं मेरे पापा जी को कि बच्चे तो साथ में लाए नहीं और आए हैं एडमिशन कराने। तो फिर उन्होंने बोला कि बच्चा कहाँ है तेरा? पापा बोले कि बच्चे आप ही के स्कूल में है। बोले हमारे स्कूल में? बोला हाँ, एक मुकेश नाम का लड़का आता है, पढ़ रहा है। तो कौन सी क्लास में है? बोला सर अभी तो मैंने एडमिशन ही नहीं कराई उनकी, तो यहीं पर बैठ रहे होंगे किसी क्लास में। पहले में बैठ रहे होंगे फर्स्ट क्लास में। तो फर्स्ट क्लास का राउंड अप लगाया गया, मुकेश को ढूंढा गया, मुकेश फर्स्ट क्लास में मिला ही नहीं। फिर जाके दूसरी क्लास में मैं बैठा हुआ था, ढूंढ के पापा बोले यही मेरा लड़का है। तो इस पर हमारे जो सर थे बहुत हंसे। बोला बताओ बच्चे तेरे फर्स्ट क्लास में ढूंढ रहे, तुम्हें पता भी नहीं है कि बच्चे तुम्हारे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? तो पापा जी बोले कि मुझे पता तो तब होगी जब मैं इनका एडमिशन कराऊंगा, मैं तो देख रहा था ऐसे स्कूल आ रहे हैं, मैंने सोचा अब करा दूँ, 5 साल के हो जाएंगे। बोला तेरा बच्चा सेकेंड में चला गया। तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो सर का ही दिया हुआ है। उसके बाद पापा ने बोला कि सर, बोला कि अब रहने दो, हमने जो लिख दिया अब गुरु का भी कुछ चले। फिर वहाँ से चलते रहा। गांव में एक कोचिंग पढ़ाने के लिए आते थे, तो मैं वहाँ पढ़ता था उनके पास। और मैं बड़ाई नहीं करूँगा, मैं अपने प्राइमरी स्कूल में 1 to 5 में अपने गांव का इकलौता था। बिल्कुल सबसे पीछे बैठता था और अपने उधेड़ बुन में लगा रहता था, कोई लेना देना नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जो मिला टास्क कर रहा हूँ। एक दिन मेरे दादाजी गए स्कूल घूमने के लिए, तो सर से पूछे कि कैसे चल रहे हैं बच्चों लोग की पढ़ाई। तो सर की एक बहुत बढ़िया खासियत थी जिसका मैं हमेशा नाम लेना चाहूँगा, कि वो हमेशा यही कहते थे, बच्चा वही तेज है जो आपके प्रश्नों का जवाब दे दे। मैं उनका तेज और मंदबुद्धि यहाँ खुद से बयान नहीं करूँगा। उसके बाद पास में पड़े हुए किताब उठा लेते थे और पूछा जाता था। ये बात है 1995 की। उठा के पूछ लिया जाता था कि बताओ भाई, बाबू बताओ, बेटा बताओ। अब जब कोई नहीं बता पाता था तो फिर सर की बहुत किरकिरी की जाती थी। सर क्या पढ़ाते हैं आप? मास्टर साहब क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? कुछ आता ही नहीं किसी को। मास्टर साहब मुस्कुराते थे और बोलते थे, अभी हमारे तर्कस में एक तीर जिंदा है जिसको कि ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। मुकेश खड़ा हो जाओ। अब मुकेश खड़ा हो गया तो फिर वो क्वेश्चन का आंसर दे के ही बैठता था। 1 to 5 बहुत शानदार जर्नी रही। 6 क्लास जब मैं हाई स्कूल गया तो उस समय हाई स्कूल में इंट्रेंस टेस्ट दे के एडमिशन होता था, वो भी गवर्नमेंट वाले में। मैंने कभी फेस तो नहीं की थी, लेकिन डर नहीं लगा क्योंकि पहले से बहुत अच्छी पढ़ाई थी। मैं दिया, टेस्ट पास कर गया और एडमिशन। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात मेरे लाइफ में वो रही कि 1 to 5 जो मुझे कोचिंग पढ़ाते थे बहादुर सर, वो वहाँ से हमारे गांव से कहीं चले गए, उनके कहीं जॉब लग गई, वो चले गए, मेरा कोचिंग बंद हो गया। तो 6 से 10 के बीच में हमारी लाइफ की सबसे बड़ी कमजोरी रही। मैथ में कभी भी मुझे 10 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, लेकिन स्कूल तो बस क्लास वैसे पार कर जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, मैथ बहुत वीक था। 8वीं में बोर्ड दिया मैंने, बोर्ड भी किसी तरह पास कर लिया। बात आई 10वीं की तो पापा ने मेरा कोचिंग चेंज कराया। उनके बाद उन्होंने टीचर को बोला, बस हमारे बच्चों को किसी तरह पास करवा दो, बहुत मेहरबानी होगी। पापा हमारी लाइफ से बहुत आस लगा कर बैठे थे क्योंकि मैं घर का इकलौता था। 10वीं में 2nd डिवीज़न से पास किया 2004 में। फिर इंटर में एडमिशन लिया, पास में ही कॉलेज था सबौर कॉलेज सबौर। जब
इंटर में एडमिशन लिया तो मुझे उस समय साइंस, आर्ट और कॉमर्स की समझ बूझ नहीं थी। बस साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये है, मैंने ले लिया साइंस। 2004 से 2006 मेरा सेशन था। 2006 में मैंने पेपर दिया, फेल हो गया। उसके बाद फिर 2007 में दोबारा मैं पेपर में बैठा, इस भरोसे के साथ कि मैं पास कर जाऊंगा, फिर फेल हो गया। आप सोच सकते हैं कि जहाँ से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का नमूना दिखना स्टार्ट होता है, वहीं पर ढह गए। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरी माँ जी थी। उन्होंने हमेशा एक चीज़ कही, कोई बात नहीं बेटा, अगले बार ट्राई कर लो। मैं बस इसी भरोसे के साथ अगला बार ट्राई करने का कोशिश में लग जाता था। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। कि जर सर अभी आजकल क्या होता है, जो युवा होते हैं एक बार अगर उन्हें फेलियर मिल जाता है तो बहुत कम होते हैं जो दोबारा उठने की उम्मीद कर पाते हैं, क्योंकि उनको फिर माहौल ही वैसा ही मिल जाता है। तो आपकी लाइफ में 2 बार आपका फेलियर आया इस स्टेज में कि जहाँ पर बच्चा मैच्योर नहीं होता है, नहीं समझ पाता उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप उस चीज़ को कैसे आपने मोटिवेशन की तरह लिया, कैसे आगे बढ़े? क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिसने कहा हो कि भाई मुकेश क्या कर रहा है, तू क्या कर पाएगा? ठीक है, 2 बार फेल हो गया, तेरे जब स्टार्टिंग ही यहीं से फेल हो गई तो छोड़, अब पढ़ाई छोड़। अमूमन क्या होता है, आप बिहार से बिलोंग करते हैं जैसा कि मुझे पता है, तो वहाँ पर क्या होता है पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। तो आपको कभी ऐसा करने वाला बंदा नहीं मिला जो कि आपको डिमोटिवेट करे? तो प्लीज़ अगर वहाँ ऐसा कुछ हुआ हो तो प्लीज़ ज़रा बताएं। भाई साहब, जिस बच्चे को सांप बिच्छू का डर ही ना हो तो फिर वो पकड़ने से उनको डरेगा? मैं 2 बार फेल हो गया। सच बताऊं तो मुझे फेल का भी अफसोस नहीं था कि मैं फेल हो गया क्योंकि फेल का मुझे डर तक नहीं था। अरे फेल भी कोई चीज़ होती है, हो गया तो हो गया। अच्छा। और मेरे माताजी ने जब कहा चल अगली बार फिर ट्राई करना, फिर मैं लग गया। मेरे लाइफ में सबसे बड़ा चेंजिंग तब आया जब मैं दूसरी बार दोस्तों के बहकावे में आ गया। दोस्त बोले कि मुकेश तू यहाँ से पास नहीं कर पाएगा, वही चीज़, मुकेश तुम यहाँ से पास नहीं कर पाएगा। ऐसा है कहीं चोरी वाला सेंटर देख लो जहाँ से लूज सेंटर जाता है, वहाँ से कुछ इधर उधर टिप टाप के पास कर लोगे। मैं गया। अब देखिए ऊपर वाले का क्या करिश्मा होता है। मैं गया, एक चोरी का सेंटर मुंगेर ज़िले में था, वहाँ गया तो फिर बोला 3500 रुपये लगेंगे। मेरे पास 3300 रुपये, कमाते तो थे नहीं। उसके बाद मैंने बोला बाद में दे देंगे सर 200 रुपया। बोला ठीक है दे देना। अब मैंने बोला कि कर दो, तो वो बोला कि सीट अब फुल हो गई, किसी और का 5000 में हो गया। मैं वहाँ से भी अफसोस हो गया। मैं 2-3 बार इसी तरह ट्राई किया, लूज सेंटर से एडमिशन लेकर रजिस्ट्रेशन करा के देने का, लेकिन फेल। फिर स्टेशन के पड़ोस में ही मेरा दोस्त का कमरा था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरे दोस्त लोग मुझ पर हंसे। पहले तो समोसा मंगाया खाने के लिए, उसके बाद हंसे, बोला तू पास नहीं कर पाएगा। उस दिन पता नहीं मेरे माइंड में क्या हुआ, मैं घर गया और जितना कोचिंग केमिस्ट्री का मैं पढ़ रहा था, मैथ का पढ़ रहा था, फिजिक्स का पढ़ रहा था, सब कोचिंग सडनली, मतलब रात को घर गया और सुबह से मैंने कोचिंग जानी बंद कर दी। मैंने कोचिंग जानी ही बंद कर दी और घर में लॉक हो गया। मेरा मंजिल तो वही था इंटर पास करना, लेकिन मैं रास्ते को चेंज कर दिया। अच्छा जी। मैं रात को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और दिन को सोना स्टार्ट कर दिया। घर से निकलता नहीं था। अब इसे यूँ कहें कि मुंह दिखाने की वजह से या फिर और कुछ भी समझ सकते हैं, शर्म तो लगती ही थी कि फ़ेल हो गया हूँ। उसके बाद आप यकीन करेंगे कि इतनी ज़बरदस्त चेंजिंग मेरे लाइफ में आई। सेल्फ स्टडी किसे कहते हैं तब मैंने जाना। मैं पिछले 2 साल में जितने कोचिंग पढ़े थे बस उन्हीं को मैं दोहराता रहा, और 2008 में जब पेपर दिया तो मैं सेकेंड डिवीज़न 52% से पास हो गया साइंस से। फिर आगे की यात्रा स्टार्ट हुई। मैंने स्ट्रीम चेंज कर दी और मैं आर्ट सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लिया। पढ़ते रहा। फर्स्ट ईयर में 49% आया।
सेकेंड ईयर में 59% आया। उसी समय एक राजेश सर था, वो गुरुदेव, वैसा शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। अगर उन सर को किसी ने कहा दिया कि सर हम आपका फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो बोल देते थे तू फ्री में पढ़, लेकिन पढ़, फ्री में पढ़ लेकिन पढ़। और मैं भी उन्हीं में से था। मैं जब वहाँ पढ़ने गया तो मुझे लगा कि मैं तो यहाँ बिल्कुल डल हूँ। बहुत ब्रिलियंट सब बच्चे पहुँचे हुए थे, बहुत ब्रिलियंट। और वो सर अक्सर कहते थे कि हमारे यहाँ जिसको 98 आ जाएगा उसको फाइनल एग्ज़ाम में 99 और 100 आएगा। तो मैं उनके पास 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा था, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स। आप समझ सकते हैं, कोई लड़का आर्ट का है और उसको अगर मैथ बनाने दे दे तो कितना पहाड़ लगता है। मैंने क्या किया, एक अलग से इंटर की कोचिंग लगा ली, इंटर मैथ की, क्योंकि सेम मैथ था, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे अर्थशास्त्र में पढ़ने होते थे। क्या बात। मैंने लगा ली और मैं अपने मन में एक यही जिद को पाला कि सर का जो 98 का रिकॉर्ड है उसको 99 कर देना है। क्या बात। फाइनली जब टेस्ट हुआ, मैं टेस्ट दिया, मैं और एक मेरा दोस्त और था राजेश कुमार, दोनों को 99 नंबर आया। क्या बात। हमने वहाँ पर, फिर वहाँ के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो सर यहाँ मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब आपने एक उस मतलब जो सर की बात थी कि मुझे 99 लेके आना है, तो फिर वहाँ से फिर मतलब आपने फिर किस तरह से आपने अपना तरीका चेंज किया? मतलब अमूमन क्या होता है, जब बच्चा पढ़ता होता है तो कोचिंग पे डिपेंड हो जाता है, लेकिन आपने एक बात कही कि जब इकोनॉमिक्स की आप कोचिंग पढ़ रहे थे, उसमें इंटर का इकोनॉमिक्स था, आपने इंटर की कोचिंग लगाई। मतलब ये तारीफ़ काबिल है कि आपने सोच पाया कि भाई मुझे मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स इसका नहीं पढ़ना है, ग्रेजुएशन का नहीं पढ़ना है, मैं इंटर को कवर कर लूँ, मेरा वहाँ से कवर हो जाएगा। आजकल के विद्यार्थी ये चीज़ नहीं सीख पाते, वो गए कोचिंग के अंदर पूरी तरह से रिलेवेंट हो गए कि भाई जो ये हमें पढ़ा रहे हैं ये ठीक है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ऐसी शख्सियत होते हैं, कुछ गुरु जिसे कहते हैं ना, तो कुछ गुरु वास्तव में गुरु होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, और कुछ क्या होते हैं एक धंधा बना दिया है, तो उन्हें मतलब नहीं है बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। तो उन चीज़ों के लिए बच्चों को एक बार कोई क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि आप वो किस तरह से परखें कि टीचर आपके लिए उतना हितैषी है या आपके करियर के लिए नहीं है? कुछ एक बार ज़रा बताएं उसके बारे में। आप सबसे पहले जो उस क्षेत्र का सबसे फेमस टीचर है उसको ज़रूर आजमाएं, क्योंकि फेमस अगर है वो तो उसके अंदर में फेमस वाली कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर है। वहाँ से आपको एक अलग तजुर्बा मिलेगा। उसके बाद दूसरा, उस तरह के टीचर को अपनाएं जिनकी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है, क्योंकि अगर समझ में आपको नहीं आ रही है फिर वहाँ पढ़ना बेकार है। नो मैटर वो कितना फेमस है, हाँ, कितना कुछ मायने नहीं रखता है, कुछ मायने नहीं रखता है, कुछ मायने नहीं रखता है, बिल्कुल बेकार है। मैं लास्ट ईयर में, एक तो मेरा फर्स्ट बार पार्ट 1 में 49%, पार्ट 2 में 59, मैं ओवरऑल फर्स्ट डिवीज़न करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि 70+ अगर कर लेता हूँ इसमें तो ओवरऑल जो है मेरा 60+ आ जाएगा। इसलिए मैंने, और उसके बाद मैं जो इंटर का मैथमेटिक्स पढ़ रहा था, मैं इसी पर्पस से पढ़ रहा था कि मुझे वहाँ 99 लाना है, नोट के वहाँ फाइनल एग्ज़ाम में 100 लाना है। मैं वहाँ के लिए नहीं पढ़ रहा था, मैं वर्तमान को देख के पढ़ रहा था। और जब मेरा वहाँ 99 आ गया तो फिर मैं आश्वस्त हो गया कि मैं वहाँ पर फाइनल अच्छा कर दूँगा। ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स था, उसके बाद 2 सब्जेक्ट ऐसे रखे थे, एक तो मैथमेटिक्स था और दूसरा सोशलॉजी था, तीसरा हिंदी तो पढ़ना ही होता है तीनों ईयर में। मैथमेटिक्स में पार्ट 2 में 100 में 99 आया मुझे। क्या बात है। आप अगर सोचेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिले तारीफ बात है कि आप ग्रेजुएशन में अगर ऐसा अचीवमेंट कर रहे हैं, तो सच में आपका कितना स्ट्रॉन्ग है वो सब्जेक्ट, आपका अंदाज़ा लगाया जा सकता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है।
उसके बाद फिर मेरे लाइफ में फिर से एक बार जो है मतलब गिरावट आई। गिरावट ये आई कि मैं घर में उलझ गया और पापा को मैंने बोला पापा मैं पटना तैयारी करने जाना चाहता हूँ। पापा मना कर दिए, बोला नहीं अकेला है घर का, मैं नहीं जाने दूँगा ऐसे वैसे। उसके बाद फिर वैसे करते रहे। कहता है ना लाइफ में अगर कुछ हो रहा है गलत आपके साथ तो कहीं ना कहीं वो कुछ सही होने का मैसेज दे रहा है। दोस्तों आप सर की बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। आपने से एक बात कही सर ने कि अगर लाइफ में आपके कुछ गलत हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो आपको लगे कि यार अब तो सब कुछ ख़त्म सा हो रहा है। जैसे स्टूडेंट की अमूमन प्रॉब्लम क्या होती है, एक बार उन्होंने परीक्षा दी, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ, उन्होंने फिर एक बार ईमानदारी से तैयारी की, फिर नहीं हुआ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि सर अब सब कुछ ख़त्म सा हो रहा है। फिर क्या वो गलत स्टेप में चले जाते हैं, नेगेटिविटी का शिकार होते हैं। लेकिन सर ने एक बात कही कि अगर कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता का संकेत आपको दे रहा है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको समझनी है। अगर आज आप किसी भी चीज़ से स्ट्रेस्ड हैं तो उसको पॉजिटिव लें, कहीं ना कहीं आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, जैसा कि सर ने आपको बताया। ठीक है, अब सुनते हैं आगे की चीज़ क्या रहती है स्टोरी सर की। तो सर इस तरह से आपका ग्रेजुएशन तक का सफ़र रहा, फिर उसके बाद आपने किस तरह से रेलवे की तरफ रुख किया, कि मतलब कैसे तैयारी की, क्या किया, किस तरह से रेलवे में आपकी एंट्री हुई? क्या आप सीधे स्टेशन मास्टर बन के आए थे या उससे पहले कुछ और आप बने थे, या फिर आपका प्रमोशन हुआ, किस तरह से? ज़रा इसमें ज़रा संक्षेप में थोड़ा इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करें सर। जी देखिए स्टेशन मास्टर तो मैं डायरेक्ट नहीं आया। अच्छा। इसके पीछे जो 2-3 मोटिवेट करने वाला पॉइंट मेरे लाइफ में रहे, हाँ वहाँ पर लड़के अक्सर डीमोटिवेट हो जाएंगे। 2010 की घटना है। एक बार मैं टिकट लेके चल रहा था ट्रेन में, उस समय टीटी से मारपीट हो गया, केस मुकदमा सारे हो गए। तब मैंने कसम खाया था कि भाई अब रेल की नौकरी तो नहीं लेनी है। देखिए, जो बंदा कसम खा चुका है, जो बंदा उस इंसिडेंट को लेकर के कसम खा चुका है कि मैं रेलवे में नहीं बैठूंगा, ना रेलवे की कोई नौकरी करूंगा, आज वो बंदा भारतीय रेल में अपनी सेवा दे रहा है और शायद पूरी ईमानदारी के साथ आप सेवा दे रहे हैं। तो देखिए सर, ऐसा नहीं होता कि एक एट ए पॉइंट पे एट ए सिचुएशन को माइंड करके हम कोई डिसीजन ले लें। आने वाले टाइम हमें क्या करा देगा हम कुछ नहीं कह सकते, कहाँ हमारा लक्ष्य जा रहा है कुछ नहीं कह सकते। ठीक है सर, आगे कंटिन्यू कीजिए जरा। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे गांव वाले और समाज वालों का बहुत योगदान है। मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। और ख़ास करके मेरे पड़ोसियों का, उन्होंने कसम खा ली थी कि मेरे पापा के लड़के दैट मीन्स मैं बिल्कुल मिट्टी में मिल जाऊं। और मैंने कसम खा लिया था कि मैं इतना ऊंचा जाऊंगा जहां तक आपकी नज़रें भी नहीं पहुंच पाएगी। क्या बात। उन्होंने इधर उधर करके मेरे ऊपर में केस मुकदमे लगा दिए। उसके बाद मेरे पापा का डिसीजन रहा, लगभग दिन में 11-12 बजे बोले होंगे बेटा पटना जाएगा। मैंने सोचा कि क्यों, जा पढ़ने के लिए चला जा। और रात को मुझे ट्रेन में बिठा दिया गया। मैं अपने घर का इकलौता और कभी घर से बाहर नहीं निकला था। जब ट्रेन में बैठा तो मेरे आँखों से ऑटोमेटिक आंसू गिर रहे थे। जब ट्रेन में आरपीएफ स्क्वाड आया तो जब उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो बोला लगता है इनको कोई जो है बंधुआ मजदूर बना के मजदूरी कराने ले जा रहा है। तो आस पड़ोस में जो बैठे थे उन पर झिड़के, किसका लड़का है ये? तो कोई कुछ नहीं बोला। मुझे बोला बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला सर पटना जा रहे हैं। किस लिए? रो क्यों रहे हो? बोले कि घर से पापा भेज दिए मुझे पढ़ने के लिए पटना। तो प्यार से एक थपकी दिया पीठ पर और वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनवा के हटा के लोगों को मुझे बिठवा दिए। मैं पटना गया अगले ही दिन और मेरे माइंड में एक जो टारगेट था कि अब नौकरी लेके ही दिखाना है, क्योंकि 3-4 पड़ोस वालों ने 3-4 केस मुकदमे मेरे ऊपर में डलवा दिए थे और चैलेंज दिया था कि देखते हैं अब कैसे जो है नौकरी लेगा। और मैंने उन लोगों को चैलेंज दिया था कि अब नौकरी ही लेनी है। मतलब ध्यान से सुनिएगा, नौकरी ही लेनी है, ये नहीं कि कौन सी नौकरी लेनी, नौकरी ही लेनी है, वो भी गवर्नमेंट जॉब। मैं वहाँ पटना में राठौर सर का क्लास ज्वाइन कर लिया। 4 को मैं पटना पहुँचा।
4 को ही क्लास ज्वाइन कर लिया, 7 से मेरी क्लास स्टार्ट हो गई। 7 फरवरी 2012 को मैं क्लास जाने लगा। राठौर सर की एक खासियत मुझे जो सबसे अच्छी लगी, वो मोटिवेट करते थे। क्या है ना, जैसे हम लोग खाते हैं तो उससे एनर्जी जो है हमारे शरीर को मिलती है, उसी तरह मोटिवेशन से एनर्जी हमारे माइंड को मिलती है। अगर आप मन से हार गए ना तो कुछ नहीं कर सकते। एक कहावत भी है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आप मन से हार गए तो फिर उठ के खड़ा नहीं हो पाएंगे। शरीर से थक गए हैं, आप बेशक उठ के खड़ा हो जाएंगे, लेकिन मन से कभी हारना नहीं है। मैं वहाँ पर तैयारी करने लगा। फर्स्ट पेपर मेरा आया 27 मई 2012 को, रेलवे ग्रुप डी का मैं भर के रखा था पहले से। उसके बाद फिर सीजीएल का आया। रिज़ल्ट सबसे पहले सीजीएल प्री का आया, और यकीन नहीं करेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में सीजीएल प्री निकल गया मेरा। क्या बात। जो दोस्त 2009 से वहाँ रह रहे थे पटना में, वो जो है उनकी नहीं आ सकी, और मैं कमरे में अकेले रह रहा था, और पढ़ने का वही पुराना इंटर वाला रुतबा में अपना के रखा था। पूरी रात पढ़ना और दिन भर ऐसे घूमते फिरते मस्ती। लोगों को लगता था मैं मस्ती कर रहा हूँ और मुझको लगता था कि मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सर ने एक बात बताई कि आप ये चीज़ें मैटर नहीं करती है कि कौन सा टाइम पढ़ने का आपके हिसाब से सुटेबल है। ठीक है, लोग कहते हैं कि भोर से पढ़िए, सुबह 4 बजे उठ के पढ़िए। शायद सर की जो बात है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि मैं नहीं मानता कि किस तरह से आपके मतलब टाइम उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि आपका जो ब्रह्म मुहूर्त वाली चीज़ें रहती हैं, आप अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि आप किस तरह सुटेबल हैं, आपका किस तरह माइंड काम कर रहा है। तो वही चीज़ दोस्तों आपको क्या करना है कि मतलब जो भी चीज़ें हैं आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को मतलब यूटिलाइज कीजिए। एक प्रॉपर टाइम बना लीजिए, मुझे इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम मुझे खेलना है, ये सब चीज़ें करनी ज़रा एक बार मेंटेन कीजिए। बाकी सर से आगे सुनते हैं आगे क्या चीज़ रहती है सर की। सर ने बिल्कुल अच्छी बात बताई, वही मैं भी बताना चाहता हूँ। बच्चों की ज़्यादातर टाइम बस खुद का टाइम टेबल बनाने में ही चला जाता है, जिनका कि आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। आप देखें, आप इनका मोटिवेशनल वीडियो देखो, ओह ऐसे पढ़ना चाहिए, वो सर का सुने ऐसे पढ़ना चाहिए, वो सर का सुने ऐसे। आपका जो तरीका है वो दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है आपको सफलता दिलाने का। अच्छा सर, एक बात मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूँगा। स्टूडेंट कहते हैं कि उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो क्या आप इस चीज़ पे रिलाई करते हैं सर कि आपको अपनी लाइफ में कभी आपकी परिस्थितियों से बढ़कर के किसी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अगर ज़िंदगी में आसमान की बुलंदियों को छूना है तो आस पड़ोस में बहुत सारे दुश्मन पैदा कर लें, ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल होगा। जब दुश्मन पैदा कर लेंगे तो फिर आपसे फालतू का टाइम मगजमारी करने के लिए कोई मिलेगा नहीं। दूसरा, आप जब उनको देखेंगे दिमाग में एक टीस आएगा, एक क्रोध आएगा, एक जोश आएगा, अंदर ज्वाला भड़केगी कि इसको हमेशा रौंद के रखना है, नीचा गिरा के रखना है। जब ये आ जाएगी तो आप तो जानते हैं कि रॉकेट का पिछवाड़े में जब आग लगता है तो कितना ऊपर तक जाता है। इस देखिए सर के आपके मोटिवेशनल डायलॉग देखिए, रॉकेट के पिछवाड़े में मतलब एक चीज़ इसको पॉजिटिव लीजिए। अगर जब तक आपके अंदर, आपके सीने के अंदर जब तक आग नहीं लगेगी, जब तक आप उन लोगों को उनके जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जब तक उनकी मोटिवेशन आपके अंदर नहीं आएगी दोस्तों, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बाहर का मोटिवेशन आपके लिए जीरो रहने वाला है। तो आप दोस्तों अपनी परिस्थितियों को अपना मोटिव बनाइए और आगे बढ़िए। अब जानते हैं सर से कि किस तरह से सर ने रेलवे डिपार्टमेंट को चूज किया, किस तरह से एंट्री की, किस तरह से तैयारी की और क्या उनका पहला पोस्ट रहा था, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। संक्षेप में सर बताइए सर। 2012 में मैंने जितने भी पेपर दिए, जितने भी, इवन बैंक, रेलवे, एसएससी, एफसीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेजुएशन लेवल का, मैं जितने एग्ज़ाम में बैठा उन एग्ज़ाम का सौभाग्य था कि हम उन एग्ज़ाम में बैठे और वो एग्ज़ाम हम पास कर गए। क्या बात है।
मतलब हमको लगता नहीं था कि हम एग्ज़ाम देने जाते थे बस नॉर्मली। और मैं इतना फॉर्म भर के रखा था, इतना फॉर्म भर के रखा था कि मेरा प्रत्येक संडे, उस समय संडे को एग्ज़ाम होता था सिर्फ, प्रत्येक संडे मेरा जो है एग्ज़ाम पड़ता था। और कभी कभी सेम टाइम में एग्ज़ाम पड़ जाता था तो एक को छोड़ना पड़ता था, एक को करना पड़ता था। मैं आप लोगों को एक ज़रूर सलाह दूंगा कि केवल तैयारी मत कीजिए, तैयारी के साथ जितनी फॉर्म निकले जितनी वो सब भरिए। अब कुछ बच्चों का ये कहना होता है फालतू का पैसा बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। अरे भाई पैसा बर्बाद नहीं करना है तो बचपन से ही कमाना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इस बात को जो है कोई नकार नहीं सकता है। जब आप बहुत सारा एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर देंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा होने लगेगा। आप देखे होंगे कि एग्ज़ाम देके जब आते हैं तो आपको जस्ट लगता है उफ़ यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे करते तो ये बन जाता और ऐसे बनाते तो यहाँ पर टाइम बच जाता। मैं 5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट बाय गॉड मैं कह रहा हूँ कि अगर अगला 7 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम ले तो आप ज़रूर उसको करेक्ट कर देंगे। क्योंकि आपके पास जो है जस्ट गलतियों से सीखा हुआ तजुर्बा है। अब क्या होता है, आप आज एग्ज़ाम दिए, फिर एक पंचवर्षीय योजना के बाद देते हैं, 6 महीने के बाद देते हैं, साल भर के बाद देते हैं। इससे क्या होता है, आपका रिदम टूट जाता है। आप जितने निकले जितने के लिए आप एलिजिबल हैं उतने सब फार्म भरिए और पढ़िए बढ़िया से। और एक और बात कहना चाहूँगा, बच्चे जो हैं आजकल कुछ बच्चे पंचवर्षीय योजना बना के पढ़ने आते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा भाई पंचवर्षीय योजना मत बनाओ, 1 साल पढ़ो, ओनली 1 ईयर, 1 साल सब कुछ भूल जाओ। उसके बाद देखो कि आपका पढ़ाई में कितना तेज कितना धार आता है। जितना आप अपने तर्कस में बांध रखेंगे एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सर यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसा मुझे लगता है कि आपने एक बात कही कि जितने फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म डालने चाहिए। तो आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अब की सारे एग्जामों का लगभग सिलेबस सेम सा होता है कि आप मैथ रीजनिंग सब में कॉमन है, फिर उधर हिंदी और इंग्लिश कॉमन है। अगर आप सीजीएल की तरफ जा रहे हैं तो मैथ रीजनिंग इंग्लिश और आपका क्या नाम है जीएस सब में कॉमन रहने वाला है, मैथ रीजनिंग सब में कॉमन रहने वाला है, बदलने वाले क्या इंग्लिश और हिंदी। तो अगर आप इन सब्जेक्टों को टारगेट करते हुए चलेंगे कि मुझे मैथ अच्छा करना है, देन फिर रीजनिंग अच्छी करनी है और जीएस मुझे साथ साथ लेकर के चलनी है, और फिर जब बल्क में आपने फॉर्म डाल रखे होंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपका एक में किस्मत खराब होगी, 2 में खराब होगी, सब में खराब नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका यही सपना है कि मुझे वो ड्रीम पोस्ट लेनी है, तो पहले मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जिनको अभी खुद स्टेबल होने के लिए कोई भी नौका नहीं मिल रही है, तो अगर वो ड्रीम पोस्ट चाह रहे हैं तो पहले एक जगह स्टेबल हो जाए, थोड़ा सा खुद अगर अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। मैं इस बात को रेलवे के नज़रिए से समझा सकता हूँ। अब आप बहुत बड़े सुपर फास्ट गाड़ी सपोज दैट राजधानी एक्सप्रेस को पकड़ना चाहते हैं तो क्या आपका लोकल स्टेशन पर रुकेगी? नहीं, आपको लोकल ट्रेन पकड़कर जंक्शन पर जाना पड़ेगा, बड़े स्टेशनों पर, फिर वहाँ से पकड़ना पड़ेगा। सेम वही है, आप चाह रहे हैं कि मैं एक ही बार में आईएएस क्रैक कर दूंगा, बाय गॉड अगर नहीं हो पाया तो भाई साहब आप जो है ज़मीन में मिल जाइएगा। क्योंकि वो कहावत है ना कि समाज या आपके चाहने वाले कोई भी सही क्या देखते हैं, सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। नो मैटर आपने कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया, किस तरह से आपने सूखी रोटी खा करके रात में जग करके पढ़ाई की, अगर दोस्तों आप अगर रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो आप बिल्कुल जीरो हैं, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपका लाइफ एम्प्टी है। तो सर आगे जरा आप अपनी लाइफ के ऊपर प्रकाश डालें, किस तरह से आप रेलवे में आए उसके बारे में बताएं। 2012 में मैंने जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था तो उसका रिज़ल्ट सितंबर में आ गया था। उस समय 1600 मीटर की रेस भी थी। मैंने रेस भी लगाई, पता नहीं कौन सा जोश था, मैं कहीं भी जा रहा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बस एग्ज़ाम में बैठा, एग्ज़ाम करेक्ट जाके कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर ग्रुप डी में मेरा दिल्ली जोन में हो गया सिलेक्शन।
उसके बाद फिर जो है दूसरा 2014 में सिलेक्शन हुआ ग्रुप डी में ही, आपका गुवाहाटी जोन में लामडिंग डिवीज़न मिला था। अभी मैं वर्तमान में जो स्टेशन मास्टर के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ, तो ये मैं GDC का एग्ज़ाम देके आया था। अच्छा सर, ये GDC के ऊपर ज़रा थोड़ा प्रकाश डालें कि यह क्या होता है GDC। पहले आप ग्रुप डी में आए थे, तो किस पद पे आए थे, आपका वहाँ क्या वर्क था, उसके बाद आपको कैसे मोटिवेशन लगा कि मुझे यहाँ से निकलना है, ज़रा उसके प्रकाश डालें। ग्रुप डी में जब आया था तो ग्रुप डी का जो सबसे महान पोस्ट होता है, मैं उनके अपने शब्दों में कह रहा हूँ, गलत मीनिंग नहीं निकालेंगे, ट्रैकमैन मिला था मुझे। ट्रैकमैन का मतलब बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं समझा देता हूँ। अपने आसपास के स्टेशनों पर जो देखे होंगे लाल कपड़ा पहनकर जो रेलवे ट्रैक पर मूव करते रहते हैं, कहीं ठोका पीटी करते रहते हैं, तो वो ट्रैकमैन है। मैं उसी पद पर आया था और वो रेलवे में सबसे नीचे का पद माना जाता है। और मुझे खुशी था, दुख नहीं था, मुझे खुशी था किस बात का कि मैं अपने पड़ोसियों के आंखों में धूल झोंक आया, सरकारी नौकरी का तमगा तो मैं जीत आया, मैं विनर था। भले यहाँ पर मैं कैसा भी पद मिला, लेकिन मैं जो चाहा था वो मैं सक्सेस पा लिया था। उसके बाद फिर वहाँ आने के बाद मैं सारे लोगों को देखा, सब घर के पास जाना चाह रहे थे, कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र ये वो। अच्छा सर, एक सेकंड में आपने एक वर्ड बोला म्यूचुअल, ये क्या चीज़ होती है, मतलब किस तरह से म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, घर के पास पहुंचने वाली बात जो होती है वो क्या थी? म्यूचुअल का सीधा सा मीनिंग है बदले में, मतलब आप अगर यहाँ पर हैं तो और घर के पास जाना चाहते हैं, तो आपके घर के पास जो स्टाफ है वो बंदा आपके जगह पर आएगा, ये म्यूचुअल हो गया। अच्छा सर, इसके लिए आपको मतलब ये ज़रूरी होता है कि आप सेम पोस्ट में सेम ग्रेड में होना ज़रूरी है क्या? आप कैसे म्यूचुअल वाला बंदा है, अगर आप वहाँ अगर आप ट्रैकमैन यहाँ पर हैं, आपके घर के पास में कोई ट्रैकमैन अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरी कैडर का कोई बंदा अगर वहाँ है, तो क्या उससे म्यूचुअल आप कर सकते हैं? बेशक सेम ग्रेड होना चाहिए। अच्छा। और डिपार्टमेंट मायने नहीं रखता। अगर आप यहाँ ट्रैकमैन है और वहाँ पॉइंट्समैन मिल रहा है, आप जा सकते हैं। यहाँ पॉइंट्समैन है, वहाँ मैकेनिकल हेल्पर मिल रहा है, जा सकते हैं। ये मायने नहीं रखता है। अमूमन लोग इसके बारे में झूठी अफवाह फैला के रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जो एक रहता है कि रेलवे के अंदर आपने जहाँ से फॉर्म डाल रखा है वहीं जाके ज्वाइनिंग मिलेगी, फिर कभी घर नहीं आ सकते, ये बच्चों के अंदर रहती है। तो उनके पास एक बहाना हो जाता है कि रेलवे में तो नौकरी मैंने इसलिए नहीं की कि मुझे बहुत दूर पड़ रहा था वो, ठीक है। तो इस चीज़ से नहीं घबराना है, आपको नौकरी मिले नो मैटर कहाँ मिल रही है, ऑल इंडिया कहीं भी नौकरी मिले। तो सर ने बताया कि प्रावधान है कि आप घर के पास आ सकते हैं अगर आपको म्यूचुअल मिल रहा है। उसके बाद सर कुछ ऐसा भी कोई प्रावधान होता है कि म्यूचुअल के अलावा कुछ डिपार्टमेंटल जो कहते हैं ना ट्रांसफ़र वाली बात, कुछ ऐसा कुछ प्रावधान होता है क्या? जी वैसा भी है। आप ज्वाइन करने के बाद एक ऑन रिक्वेस्ट प्रायोरिटी लगा सकते हैं डिवीज़न में। जैसे आपका नंबर लग गया, मान लीजिए कि आपका 5वां नंबर है, तो 4 लड़कों का पहले होगा, 5वां नंबर पर आपका देखा जाएगा कहाँ के लिए लगाया है, फिर वहाँ पर देखा जाएगा वैकेंसी। आप फिर आपके यहाँ पर मुआयना किया जाएगा कि यहाँ पर स्टाफ अवेलेबल है या नहीं। अगर स्टाफ अवेलेबल नहीं होगा तो मैं बोल देता हूँ कि आपकी नहीं होगी ट्रांसफ़र। तो देखो दोस्तों, इस चीज़ से नहीं घबराना है, सब चीज़ अवेलेबल है, लेकिन ये चीज़ सब आपको कब पता चलेंगी? जब डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे। कहते हैं ना कि बाहर से दिखने वाली चीज़ें अंदर जाकर उनकी हकीकत पता चलती है क्या होता है। तो ऐसी गलत फहमियों से दूर रहना है कि आपको ज्वाइन करना है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं उसके बाद आप खुद अपने रास्ता बना लेंगे आपको किस तरह से जाना है। फिर सर आपने एक बात बताई कि आप ट्रैकमैन के पद पे कार्यरत थे, तो सर वो कहाँ थे, किस डिवीज़न में थे, किस जगह ऑन, मतलब कौन सा स्टेशन आपको था, किस तरह से क्या था, जरा उस पर थोड़ा संक्षेप में बताइए। उत्तर रेलवे का मुरादाबाद डिवीज़न के अंदर में मुंडा पांडे के स्टेशन था, मैं वहीं पर ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत था। और कोई फेक नहीं, जाके पता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा सर, वहाँ आपको फिर क्या लगा, ट्रैकमैन में रह करके आपको क्या लगा कि मुझे यहाँ से निकलना क्यों चाहिए? मतलब क्या आपके ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ कि आप ये बताएं कि जैसे ट्रैकमैन में क्या आपके लिए ही अत्याचार हुआ था क्या, फिर या जो बंदा है वो आगे अगर बढ़ना चाहता है तो क्या डिपार्टमेंट की तरफ से उसके कुछ कंपल्सन लगाई जाती है कि आपको यहीं पर रहना पड़ेगा, इस टाइप से ऐसा कुछ होता है? या फिर वर्क लोड इतना होता है कि आपको अंदर से मोटिवेशन मिला कि यार यहाँ तो ज़िंदगी भर क्या जवाब देंगे बच्चों को, किस तरह से अपने आप को मोटिवेट
रखेंगे, जरा उसमें संक्षेप में डालें किस तरह से आप मूव ऑन हुए पढ़ाई की तरफ। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि दोस्तों जब एक बार नौकरी लग जाती है, नो मैटर वो किसी में लग गई, जहाँ पैसा आना शुरू वहाँ मेहनत खत्म, जैसा कि लोग मानते हैं। क्योंकि आपका मकसद अभी क्या है कि कैसे भी मेरी नौकरी लग जाए, और जब पैसा आना शुरू हो जाता है, 25-30 हज़ार सैलरी आना शुरू हो जाती है, तो आप क्या कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो आपने उस कंफर्ट जोन से किस तरह से निकले आप, किस तरह से आगे की पढ़ाई जारी रखी? क्योंकि जीडीसी भी शायद कोई एक एग्जाम ही होता है, ठीक है, तो उसकी तैयारी के लिए आपने किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखा, जरा संक्षेप में बताएं सर। मैं जब अपना ज्वाइनिंग लेटर मुरादाबाद डिवीज़न में जमा किया और वहाँ से जब मुझे पोस्टिंग लेटर मिला, ज्वाइनिंग लेटर और पोस्टिंग लेटर दोनों अलग अलग होता है। ज्वाइनिंग लेटर जो आपके घर पर आता है और पोस्टिंग लेटर जो आपको वो ज्वाइनिंग लेटर जमा करने के बाद मिलता है। जहाँ वर्क करना है वहाँ पोस्टिंग जगह पर आपको जाके जमा करना है। तो वहाँ पर एक राकेश बलौदी सर थे, उन्होंने मोटे मोटे शब्दों में बोल दिया, बेटा आज से तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बनने वाली है, जाओ आज मुरादाबाद का सबसे बेस्ट होटल में खाना खा लेना, मुरादाबाद का सबसे बेस्ट थिएटर में जाके मूवी देख लो, क्योंकि ये मौका अब दोबारा तुमको नहीं मिलने वाली है। मेरे पैरों तले उसी समय ज़मीन खिसक गई थी। अब पता नहीं क्या लगा कि लगता है अब यहीं रह जाएंगे उधेड़पुर में, लेकिन फिर भी मैं तत्काल को एंजॉय किया, गया होटल में खाना भी खाया, थिएटर में जाके मूवी भी देखा, और मूवी भी लगा था उस समय आस्की 2 देख के आया। अगले दिन पोस्टिंग पर गया। जब मैं वहाँ वर्क स्टार्ट हुआ तो वर्क से मैंने आज तक पूरे लाइफ में कभी घबराया नहीं हूँ, ये मेरी खासियत रही है। तो सर पहला दिन के बारे में ज़रा बताएं कि फर्स्ट डे आप जब ज्वाइन किए थे तो किस तरह का आपको वर्क करना पड़ा था, कैसा रहा था फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका, ज़रा एक बार उससे बताएं। पहला दिन का एक्सपीरियंस आप नहीं जाने तो सही रहेगा, क्योंकि पहला दिन मुझसे भाई बेर की झाड़ी कटवाई गई थी। ज़िंदगी में कभी मैंने घर में घास नहीं काटी थी, और जब बेर की झाड़ी कटवाई 1 जून 2013 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, वो चिलचिलाती धूप क्या कहना। और जब मैं उसमें गया काटने के लिए तो पेड़ के झाड़ी कम कटे और मेरे शरीर ज़्यादा फटे। तो सर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, और उसके बाद आपको क्या पकड़ा दिया गया? एक हसिया, एक वो क्या बोलते हैं सो खुदाल है, वो काटने के लिए आपको फावड़ा पकड़ा दिया। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब एकदम ज़िंदगी एकदम बिल्कुल बेकार सी हो गई, क्या चीज़ हमने क्या पढ़ा, क्या मतलब इस तरह से किस तरह से आप मोटिवेट करना चाहेंगे बच्चों को कि आपको इन चीज़ों से नहीं घबराना? अगर आपको ऐसा जॉब, अगर ऐसे प्रोफॉर्मा में आपको अगर सुटेबल रहे तो किस तरह से वहाँ से बाहर निकलना, ज़रा बताइए सर। लगा, बिल्कुल लगा भाई, इंसान है तो लगना लाजमी है। कभी कभी तो लगता था जॉब छोड़ के चले जाए, यहाँ तक कि मेरी माँ जी ने एक बार मुझे ऑफ़र भी दिया, बेटा अगर पॉसिबल नहीं लग रहा है तो आ जा। लेकिन मैं उन बंदों में से कहाँ जो अपना अर्जित किया हुआ धन यूं ही बहा दूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुनिए बात को, सर ने कहा कि अपना अर्जित किया हुआ धन, मतलब जो अब तक इन्होंने पढ़ाई की थी, चाहते तो वहाँ से क्या था, चाहते तो वहाँ से एकदम मूव ऑन करके माँ की बात मान करके घर पे चले जाते, कुछ अपना रोजगार स्टार्ट कर देते, लेकिन क्या है वो अब तक बरसों की हुई मेहनत सब एक तरफ हो जाती। तो कुछ जो बंदे क्या करते हैं कि जो एक निराशा हाथ लगने के बाद में पढ़ाई छोड़ करके दूसरे बिजनेस में जाते हैं, तो वही वाली बात हो गई कि आप मंजिल के आधे रास्ते तक पहुंच करके फिर पीछे लौट रहे हैं, फिर दूसरी मंजिल पे जाना चाह रहे हैं। तो शायद अगर उसी से आगे थोड़ा सा चल रहे हैं तो और खूबसूरत मंजिल आपका इंतजार कर रही है। तो ऐसा ही कुछ सर की लाइफ में रहा है शायद, मुझे लगता है। बाकी सर अच्छे से बताएं जरा संक्षेप में इसको। जी बिल्कुल, मैंने अपने लाइफ में सुनी सबकी, जितने लोग आए, जितने मोटिवेटर आए, जितने आलोचक आए, मैंने सुनी सबकी, लेकिन करी सिर्फ अपने मन की। मैं सारे बातों को सुनने के बाद फिर अपने माइंड के प्रोसेसर में डालकर मैं एनालाइज करता था क्या सही है क्या गलत है। भले वो दुनिया की नज़रों में गलत हो, अगर मेरी नज़रों में सही था तो मैंने उसको किया। और उसके बाद मैं वहाँ पर जब जॉब पर पहुँचा तो उसी दिन से मैं सोच लिया कि यहाँ से निकलना है किसी भी तरह, एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, यहाँ से निकलना है। मेरे जितने सारे मित्र थे
सब लोगों ने या तो अपनी हार मान ली थी, या तो फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए थे कि हमारी यही लाइफ है, लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। क्योंकि 23 साल की उम्र में मेरी लग गई थी जॉब। 30 साल अमूमन सब नौकरी भरने के लिए रहता है, तो मैं जान गया था कि 7 साल मेरे पास है, और 7 साल में दुनिया के 7 माउंटेन को मैं फतह कर सकता हूँ। देखिए बच्चों, कितनी बात सर ने कितनी अच्छी बात कही है कि 23 साल की एज में नौकरी लगने के बाद वो जज्बा, वो मोटिवेशन अपने अंदर जिंदा रखा कि 7 साल अभी हैं अमूमन उनके पास में कुछ अच्छी नौकरी लेने के लिए। तो दोस्तों यही चीज़ें होती है कि लाइफ में इंसान को कभी भी रुकना नहीं चाहिए। एक मोमेंट आया, एक जगह आपने फतह हासिल की और आगे आपको इसी तरह से बढ़ना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, सर पूरे फुल मूड में आ चुके हैं। सर के ड्यूटी का टाइम होने वाला है और सर पूरी मतलब ड्रेस जो कि आपका रेलवे का जो प्रोवाइड करता है, जो वर्क मैनुअल में होता है कि आपको कोट पहनना है, सफ़ेद शर्ट पहननी है, ब्लैक पैंट पहननी है, तो वो सर आ चुके हैं। अब सर से जानते हैं कि किस तरह से वर्क शेड्यूल रहता है एज ए स्टेशन मास्टर। अगर आप अपॉइंट होकर के आते हैं तो किस तरह का वर्क शेड्यूल रहता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है सर, तो थोड़ा उसमें बताएं उसके बारे में। स्टेशन मास्टर का जॉब में 2 तरह के शेड्यूल से चलते हैं। एक तो आपका अगर 12 घंटे वाला स्टेशन है, छोटा मोटा स्टेशन है, वहाँ पर 12 घंटे का शेड्यूल है, तो वहाँ पर 2 स्टेशन मास्टर एक स्टेशन पर पोस्टिंग होते हैं। और जहाँ पर नॉर्मल है तो वहाँ 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है, वहाँ पर 3 स्टेशन मास्टर पोस्टिंग होते हैं। और फिर स्टेशन की कैपेसिटी के हिसाब से स्टेशन मास्टरों की वहाँ पर वैकेंसी को पूरा किया जाता है। अच्छा सर, इसमें एक बार जैसे वीक में कितनी ड्यूटी आपको करनी होती है, ऐसा कुछ शेड्यूल होता है कि इतने दिन बाद ड्यूटी करने के बाद आपको रेस्ट मिलेगा, ऐसा क्या रहता है सर इसका? देखिए, एक दिन में 8 घंटा और 1 वीक में 6 दिन, तो 48 आवर्स आपकी ड्यूटी होने के बाद जो है आपको एक दिन का रेस्ट मिलता है। अच्छा सर, इसके बाद में अगर जब आपका ड्यूटी प्रोसीजर रहता है तो आपके ऊपर भी कोई इस तरह से आपको कोई मतलब जैसे सपोर्ट के लिए कहते हैं ना कि एक नॉर्मल स्टाफ आपसे छोटा स्टाफ भी आपको सपोर्ट के लिए दिया जाता है, या फिर किस तरह का वर्क रहता है, आपका मेन काम क्या होता है सर, उसके बारे में जरा थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं स्टेशन का सारा सिस्टम आपको बता देता हूँ। स्टेशन पर अमूमन स्टेशन अधीक्षक एक होता है जो पूरे स्टेशन का हेड हो गया। उसके बाद स्टेशन मास्टर उनके नीचे रहते हैं, चाहे जितने भी रहे। उसके बाद पॉइंट्स मैन होते हैं, पोर्टर होते हैं। पोर्टरों में भी प्रकार हैं, संटिंग पोर्टर, टोकन पोर्टर। तो इस तरह से बहुत सारे स्टाफ हैं। गेटमैन 2 तरह के होते हैं, एक इंजीनियरिंग गेटमैन और एक ट्रैफिक का गेटमैन, ऑपरेटिंग का। तो जो ऑपरेटिंग का होता है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर में, काम दोनों का सेम है लेकिन वो जो है डिपार्टमेंट अलग अलग है। अच्छा सर, इसमें कि मतलब आपका अमूमन मतलब कितनी आपको लगभग अगर अप्रॉक्स निकाला जाए तो आपको कितनी गाड़ी पास करनी होती है, ऐसा कुछ मतलब कुछ आपने एवरेज निकाला कि 8 घंटे की ड्यूटी में कि किस स्टेशन पे कितनी गाड़ी, लगभग कहते हैं लोग 250 और 300 गाड़ी अगर पास करनी हो तो ये कैसा पॉसिबल हो पाता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि 8 घंटे की ड्यूटी में बंदा 800 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने जाएगा तो 800 बार मतलब 1600 बार उसे बैठना उठना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़रा हेक्टिक वर्क तो नहीं होता है क्या? देखिए, 8 घंटे ड्यूटी का मतलब 8 घंटा ड्यूटी। अब उसमें आपका 1000 गाड़ी पास करे या 1 गाड़ी पास करे या नहीं गाड़ी पास करे, वो आपको करना ही करना है। वैसा कोई शेड्यूल नहीं कि आपको गाड़ी का काउंटिंग, आपको टाइम टू टाइम मेंटेन अगर किया गया है तो आपको 8 घंटे का ड्यूटी में जितनी गाड़ियाँ पास होगी, जितने सारे वर्क होंगे, ब्लॉक लेना, वो सब जितने सारे वर्क हैं वो करना ही करना होगा आपको। अच्छा सर, इसमें आप जरा अपने पावर के बारे में बताइए, मतलब किस तरीके की पावर आपको दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप जैसे स्टेशन मास्टर एज ए काम कर रहे हैं और कभी आपको कोई सिविल पुलिस वाला या फिर कोई और अथॉरिटी अगर आपके पास आती है तो किस तरह से आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है कि आपके एज ए किस तरह से उससे मतलब ट्रीट करेंगे, जरा उसके बारे में थोड़ा बताएं। स्टेशन पर अगर आप हैं ड्यूटी पर तो सपोज दैट ये मान के चलिए कि आप वहाँ के मालिक हैं उस समय वर्तमान में, और वहाँ पर जितने भी लोग, चाहे वो सिविल पुलिस हैं, आरपीएफ हैं, वो आपके नीचे है, ये मान कर चलिए।
वो आएगा, कुछ भी आपसे बयान लेना हो वो आप पर दबाव नहीं डाल सकता है। नॉर्मल आपके बारे में पूछेगा कि यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था उस तारीख को, उसके बारे में जो है आप पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। आप वहाँ पर सर्वोसर्वा हो, इस बात को मानकर चलो। तो देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से आपको एक कहते हैं ना कि एक डीएम बनने के लिए कहते हैं बच्चों की स्टार्टिंग में कि डीएम की जो गाड़ी जाती थी उसकी पावर को देख करके बच्चा सोचता है कि मुझे डीएम बनना है। लेकिन आप देखना कि यहाँ पर स्टेशन पे आप खुद के डीएम हैं। अगर आप वहाँ हैं स्टेशन पे, आप ड्यूटी पे हैं, तो आप वहाँ पर सबसे बड़े अधिकारी हैं। आपको कोई भी मतलब किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं कर सकता। अच्छा सर, मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि किस तरह से इसका प्रमोशन का किस तरह से प्रोसीजर रहता है, कि कितने साल बाद आपको प्रमोशन मिलता है, या फिर कितने साल बाद आप जीडीसी, आप जो आपने बताया था कि डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, पहले तो सिस्टम था कि आप ज्वाइनिंग लिए और जीडीसी आप उसी समय भर सकते हैं। आपके प्रमोशन दो तरीके से होती है, एक जीडीसी, एक एलडीसी। ये दोनों कोटा, एलडीसी आपका डिवीज़न लेवल पर होता है और जीडीसी आपका जोन लेवल पर होता है। और एलडीसी में अमूमन डिपार्टमेंट के लोग भरते हैं जिसकी संख्या कम होती है, उसमें ऑफलाइन ही एग्ज़ाम हो जाया करता है। और जीडीसी जो है जोन लेवल पर होता है, कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए जो है उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन हो रहा है। तो जीडीसी में आपका पास होने का प्रतिशत ज़्यादा हो जाता है। सर जीडीसी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का एग्जाम प्रोसीजर का मतलब क्या क्या आता है उसमें, क्या जो हम नॉर्मल एग्जाम कंपटीशन के देते हैं उससे डिफरेंट होता है या बिल्कुल वैसे ही तरह होता है, क्या फिर उसके लिए कुछ अलग से हमको तैयारी करनी होती है डिपार्टमेंट में आके? कुछ भी अलग नहीं। जीडीसी के लिए जैसा आप नॉर्मल बाहर में पढ़ते हैं वैसा ही करंट अफेयर्स पढ़िए, मैथ बनाइए, रीजनिंग बनाइए, जीके पढ़िए और एग्ज़ाम आप फाइट कर सकते हैं। लेकिन एलडीसी में आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड पूछा जाता है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि अगर आप एक बार तैयारी करके डिपार्टमेंट के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद अगर आपको जीडीसी की भी तैयारी करनी पड़ रही है, तो क्या वही तैयारी आपके काम आने वाली है? तो आपको इस चीज़ को नहीं लेके चलना है कि एक बार आपने एग्जाम दे दिया, क्रॉस हो गया, फिर आपने तैयारी को रख दिया अलग। आपको कंटिन्यू क्या है, आपके अपने आप को अच्छा करते जाना है, क्योंकि आगे किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, नो मैटर आप रेलवे में ही जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर जाते हैं, अगर आपको आगे प्रमोशन का आपको मौका मिलता है डिपार्टमेंटल के थ्रू, तो वही सारे सब कुछ आते हैं एग्जाम में आपको। अच्छा सर, अब मैं बात करना चाहूँगा कि इसका सैलरी प्रोसेस क्या रहता है, कि अगर बंदा अभी इनिशियल में ज्वाइन हुआ, अभी अगर स्टार्टिंग में ज्वाइन होगा तो कितना उसका बेसिक या कितने प्रकार के अलाउंसेस लगते हैं, फाइनल में जाके कितनी सैलरी उसकी बनती है, जरा उस पर प्रकाश डालें कि दोनों तरह से, अगर बंदा डिपार्टमेंट के थ्रू आता है जीडीसी के थ्रू, अगर बंदा डायरेक्ट आता है तो किस तरह से उसको सैलरी का प्रोसेस उसका रहता है, प्लीज़। जी जी, बिल्कुल अच्छे प्रश्न किए हैं आप। इन सैलरी को लेकर अक्सर लोगों के मन में संशय बना रहता है। तो आपको यहाँ 4-5 तरह के अलाउंसेस मिलते हैं। एक आपको डीए जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, एक आपका बेसिक हो गया। स्टेशन मास्टर अगर आप बनते हैं तो आपका 4200 ग्रेड पे में स्टार्टिंग होता है, जिसको लेवल 6 कहा जाता है आजकल, ठीक है। और इसका जो है बेसिक 35,400 से स्टार्टिंग करता है। उसके बाद आपका महंगाई भत्ता हो गया जो वर्तमान में चल रहा होता है प्रतिशत, उसके हिसाब से। उसके बाद फिर आपका आता है, अगर आपको सरकारी क्वार्टर मिला है तो फिर आपको एचआरए नहीं मिलेगा, मतलब कट जाएगा। और अगर आप प्राइवेट क्वार्टर में रहते हैं तो फिर आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए के लिए जो है रेलवे पूरे भारत को 3 भागों में बांटा है, XYZ, 8%, 16%, 24%। आप जिस कैटेगरी में, जिस एरिया में रहते हैं वो कैटेगरी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। एक होता है टीपीटी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। आप जो है वो भी आपको उस हिसाब से जो आपका बेसिक और ये सब होता है जोड़ के उसके हिसाब से बनता है। और बाकी आपको पास मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और आराम से परिवार के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
मतलब सर इसमें जैसा आपने कहा कि पास मिलने वाली बात, मतलब किस तरह का पास आपको एज ए स्टेशन मास्टर बन करके जाते हो तो किस तरह का पास मिलता है? कि स्लीपर क्लास होता है या एसी 3 टायर मिलता है? किस तरह के पास मिलते हैं और वो किसके लिए मिलते हैं? इंपॉर्टेंट बात ये किसके लिए मिलते हैं। जैसे आप अगर मैं जाता हूँ और मैं अनमैरिड हूँ तो क्या लिए मेरे लिए पास अवेलेबल होगा या मेरे माँ बाप के लिए भी होगा? जरा इस पर जरा बताएं सर। देखिए, रेलवे में अधिकांश नियम जो हैं वो अंग्रेज़ों के ज़माने से कंटिन्यू हैं। अंग्रेज केवल डिपेंडेंसी देखता है कि आपके ऊपर में कितने लोग डिपेंडेंट हैं। सपोज दैट किसी कैंडिडेट जो स्टेशन मास्टर है उनको उनकी पत्नी उनके बच्चे के लिए पास मिलेंगे नॉर्मल वे में। अगर उनके फादर नहीं हैं तो उनके मम्मी के लिए भी मिलेंगे। अगर उनके 18 साल या अनमेरिड बहन है, 18 साल से कम एज का भाई है, तो उनके लिए भी पास जारी होगा। और स्टेशन मास्टर को जो है फर्स्ट क्लास का पास मिलता है, बोले तो एसी 2 टायर में आप जो है रिजर्वेशन करा सकते हैं उससे। देखिए दोस्तों, आपने देखा कि सर ने बताया कि अगर आप अभी एज ए स्टेशन मास्टर अपॉइंट होते हैं तो आपका 35,400 बेसिक बनता है। इस बेसिक के ऊपर सारे अलाउंसेस, जैसे 4-5 तरीके के अलाउंस बताया सर ने, टीपीटी बताया है, डीए बताया या फिर जो भी बताया, एचआरए वगैरह होता है, ठीक है। तो ये अलाउंसेस आपके कितने बेसिक के ऊपर लगते हैं। अब जब बेसिक के ऊपर लगते हैं तो शायद मेरे ख्याल से कि आपकी अमूमन सैलरी जाकर के 42, 43, 44 ऐसा कुछ बनती होगी क्या सर? स्टार्टिंग मान के चलिए आप लगभग 48, 50, 52 से स्टार्टिंग होती है। क्या बात है भाई, 48,000 सैलरी मायने रखती है, ठीक है। और ऐसी पोस्ट कि आप वहां पर सुप्रीम है, ठीक है। तो दोस्तों देख रहे हो कि कितना एक खूबसूरत अंदाज है स्टेशन मास्टर का अपने आप में, कि मतलब सारे सपने से कहते हैं ना कि 8 घंटे की नौकरी, कहते हैं ना कि 8 घंटे की नौकरी हो और ऐसा टाइम हो और सैलरी अच्छी खासी हो, तो वो यही चीज़ें हैं। और तो मैं अब सर से जानना चाहूँगा कि किस तरह से स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से स्टेशन मास्टर के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या फिर कौन कौन सी किताबों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसका थोड़ा सा डिटेल में बताएं। क्योंकि अभी 28 दिसंबर से स्टूडेंटों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और एनटीपीसी के पहले एग्जाम होने वाले हैं, जो कि इसमें एक आपका एएसएम का एग्जाम, एसएम का एग्जाम भी होने वाला है। तो उसमें ज़रा स्टूडेंटों को बताएं किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और टाइम नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं सर। देखिए, अब लोग किस तरह से तैयारी करते हैं मैं उनकी बात तो नहीं जानता और मैं करना भी नहीं चाहूँगा। मैं खुद की बात करता हूँ। मैं क्या करता था, सेट मारता था, प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट क्या होता है, वो एक आपका आईना होता है जिसमें खुद को झांक सकते हैं, खुद को देख सकते हैं कि आप कहाँ हैं। आप ईमानदारी के साथ टाइम सेट करके प्रैक्टिस सेट मारिए। उसके बाद एक डायरी रखिए, बिल्कुल ख़रीद लीजिए डायरी, नोटबुक जो भी, उसमें उस दिन का डेट लिखिए, उसमें प्रैक्टिस सेट का भी लिख लीजिए। और उसके बाद एनालाइज कीजिए कि आज जो मैंने 100 नंबर का क्वेश्चन लगाया उसमें मेरे कितने करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए, कितने मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाए। उसके बाद फिर कैटेगराइज कीजिए उनको कि अगर जीके मैंने पढ़ा है पूरा जीके, तो मैं इस हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आए, 5 में से 1 हमसे बना, 4 नहीं बना, मतलब है कि हिस्ट्री मेरा वीक है, उसको फिर से तैयार करने की ज़रूरत है। आप क्या करेंगे, पूरा जीके नहीं पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री का पोर्शन फिर से पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, मैथ का बना रहे हैं, मैथ में सपोज दैट परसेंटेज का 3 क्वेश्चन आया, तीनों नहीं बना, तो आपको फिर से परसेंटेज बनाना है। तो अगर आप मैथ बना रहे हैं तो मैथ का भी उसी तरह से देखना है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर से मेरा कितने क्वेश्चन आया और मैंने कितने कर सका, कितने नहीं कर सका। आप अगर इस तरह से तैयारी करेंगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ, गारंटी कोई नहीं लेता लेकिन मैं लेता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम को आप खुद ही करेक्ट कर सकते हैं। मैं नहीं, आप अपनी सफलता का खुद गवाह बन सकते हैं। लेकिन इनको ईमानदारी से कीजिए कि रोज़ कम से कम 1 सेट ज़रूर लगाइए। आपने आज क्या पढ़ा वो कल का उसमें दिखेगा। दूसरा क्या, जब सेट मारिए तो पहले टारगेट लिख दीजिए, स्टार्टिंग कीजिए 30 नंबर से,
100 नंबर का 100 क्वेश्चन का अगर सेट लगाना है तो आज जैसे 1 तारीख को मैंने स्टार्ट किया, तो 1 तारीख को रखिए टारगेट कि 30 नंबर हमको आना चाहिए काट पीट कर। आ गया, पास लिख दिए रिमार्क्स में। अगले दिन 31, पर डे 1-1 नंबर बढ़ाइए। आपका क्या होगा कि महीना 2 महीना तक तो लगातार 50-60 तक जाएगा। उसके बाद आपका 4-5 10 दिन 20 दिन में 1 नंबर बढ़ेगा। इस तरह से करके मैं गारंटी लेता हूँ कि इतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं रोज़ सेट मारने के बाद कि आपका कौन सा चैप्टर वीक हो रहा है और उस चैप्टर पर वर्क कर रहे हैं। अमूमन हम क्या करते हैं, मैथ का उठाए शुरू से अंत तक बना दिए, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, जब कंटिन्यू बनाते जाते हैं तो उसमें हमको एक लय मिलते जाता है कि अरे इस अगला क्वेश्चन इस तरीके से वो रिलेटेड होता है। धीरे धीरे हम चैप्टर में देखते होंगे नॉर्मल टू हार्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन अमूमन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। अभी यहाँ पर परसेंटेज का दे दिया हार्ड क्वेश्चन, तो फिर तुरंत नंबर सिस्टम का दे दिया बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारे दिमाग से परे हैं। तो इस तरह की होती है। तो मैं यही कहूँगा, सेट रोज एक कम से कम जरूर लगाइए। जैसे सर ने कहा कि अभी टाइम इतना नहीं रह गया कि हम डिटेल में जा कर के कंप्लीट करें, उसको पढ़ें, क्योंकि शायद अगर आज की बात करूं, आज 6 तारीख के बाद में 6 तारीख के बाद में लगभग 20 दिन आपके रह जाते हैं पेपर के। तो अब आपका काम क्या होना चाहिए कि एक सेट आपको पर डे NTPC CBT 1 का आपको लगाना चाहिए, फिर खुद एनालाइज करना चाहिए कि किस पोर्शन में आप नंबर बढ़ा सकते हैं, कहाँ पर आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, कौन सा चैप्टर आपका गलत हो रहा है, कहाँ पर आप एरर ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अभी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हैं कि तरह तरह के टीचर ऑनलाइन पे कि भौकाल सीरीज और नमो सीरीज, मतलब कई तरह की सीरीज हर एक यूट्यूब चैनल लेके आया हुआ है। और अगर मैं उनका देखता हूं तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, मैं भी एक टीचर हूं और मैं भी अपनी सीरीज चला रहा हूं, तो मैं बड़ाई तो नहीं करूंगा ना बुराई करूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ जगह कि बच्चे को सिर्फ क्या किया जाता है, सिर्फ उसको बहकाया जाता है कि उसका रिलेवेंसी कोई नहीं रहता है। तो बच्चा किस तरह से अपने आप को परखे कि कौन सा यूट्यूब चैनल या किस तरह की पढ़ाई करे इस टाइम, ये टाइम मतलब ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम है ये, तो किस तरह से इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, जरा थोड़ा उस पर प्रकाश डालें सर। मैं कुछ बच्चों के लिए बुरा बोलने वाला हूँ, कुछ बच्चे आते ही यूट्यूब पर टाइम पास करने के लिए, बिल्कुल ठीक है, यूट्यूब पर टाइम पास करने के लिए आते हैं, इसीलिए वो चैनल बदल। मैं आपसे यही कहता हूँ, जितने भी चैनल वाले हैं, अगर आप उनका ध्यान से 1-2 वीडियो 5 वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इनका पढ़ाने का तरीका क्या है, लेवल क्या है, और आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आप चैनल का मिलियन सब्सक्राइबर्स पर मत जाइए, आप चैनल का और सब पर मत जाइए, आप देखिए कि उनका पढ़ाने का तरीका और आपका समझने का तरीका मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अगर आप उनका पढ़ाए हुए समझ जाते हैं तो वो मास्टर आपका सबसे बेस्ट है। और मैं आप लोगों से केवल यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर उधर भटकिए नहीं, कोई भी चैनल वाट एवर, कोई जो आपको अच्छा लगे उस चैनल को, एक चैनल को पकड़िए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और आगे बढ़िए, सफलता का परचम लहराइए। अच्छा सर, ये तो पढ़ाई की बात होगी किस तरह से मतलब करना चाहिए। अब थोड़ा सर मैं आपकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करूंगा, थोड़े पर्सनल क्वेश्चन करूंगा कि आप किस तरह से, क्या आप आज एक पहले एज ए ट्रैकमैन भर्ती हुए थे, फिर आज स्टेशन मास्टर है, तो इतना परिवर्तन आपको किस तरह से इस परिवर्तन को देखते हैं, और आपका मैरिड स्टेटस क्या है, क्या आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, और आपकी अगर मैरिड है तो किस तरह की लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं उसे, कि थोड़ा आप बच्चे को बताएं थोड़ा ऐसा। देखो भाई, मैं ट्रैकमैन था, वहाँ भी मैं ड्यूटी को ड्यूटी समझता था। मैं आज स्टेशन मास्टर हूँ, यहाँ पर भी ड्यूटी को ड्यूटी समझता हूँ। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर, कमरे में नॉर्मल इंसान। अगर आप कभी हमसे मिलोगे तो मेरे अंदर में ज़रा से भी नहीं पाओगे कि हम स्टेशन मास्टर हैं। दूसरी बात कि मैंने पहले भी बता दिया है, मैं सुनी सबकी और करी अपने मन की, ठीक है। मैंने लव मैरिज शादी करी, ठीक है, जब मुझे पसंद आया मैं उनसे कर लिया शादी। अब कुछ लोग इनको कहेंगे कि पुरानी मान्यताओं के खिलाफ चल गए, या कुछ लोग कहेंगे परिवार के खिलाफ। क्या था ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप लोगों को इनमें झांकने की ज़रूरत नहीं है। आपको झांकना केवल अपना किताब में है, किताब में झांके, वही आपको ऊपर तक ले जाएगा।
चलिए सर, ये सर ने बताई। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था जानने के लिए कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कर रहे हैं तो आप वो सबसे बेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है अभी समाज को वो चीज़ें आपकी गलत लग रही हो सकता है आप तैयारी कर रहे हो उस समाज से आगे बढ़ के तैयारी कर रहे हो। इस पर एक बात बोलना चाहूँगा, समाज को क्या गलत लगता है, घर वालों को क्या गलत लगता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। किसी माँ बाप को 2 बच्चे हैं। एक बच्चा क्या है, माँ बाप का दिन रात सेवा करता है, और दूसरा क्या है, माँ बाप के खिलाफ रहता है, गाली बकता है, ये करता है वो करता है, हमेशा माँ बाप की नाक कटाने पर तुला रहता है। जो माँ बाप के नाक कटाने पर तुला रहता है वो क्या करता है, पढ़ लिख कर आगे जो है बहुत बड़ा जॉब ले लेता है, और जो बेचारा माँ बाप की सेवा करता रहता है वो खेती किसानी करते रहता है। अब जो जॉब कर रहा है, जॉब करने के बाद क्या कर रहा है, वो 10,000 रुपया माँ बाप के खाते में पर मंथ डाल दे रहा है। अब बेचारा, अब देखिए फिर माँ बाप का जो है कैसे नज़रिया बदलता है। अब धीरे धीरे क्या कहेंगे माँ बाप, जो बुरे लड़के थे, देखो मैंने इसको मेहनत करके पढ़ाया, आज देखो जो है कितना अच्छा है, और ये इसको मैंने कितना बार, जबकि वो पहला वाला लड़का उसका सही बेचारा मेहनत कर रहा है, लेकिन उनका मेहनत, भाई आजकल लोगों को माँ बाप को सिर्फ पैसे चाहिए। बुरा लगेगा कुछ लोगों को, सॉरी फॉर दैट, माँ बाप को सिर्फ पैसे चाहिए, आपका सफलता चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आप जो है बस पढ़ना काम है, पढ़ के परचम लहराइए और सक्सेस होइए, नौकरी लीजिए, और माँ बाप को जो भी बने पर मंथ दीजिए। देखिए माँ बाप आपका ज़िंदगी भर नाम लेते हैं, ज़िंदगी भर। मतलब सर के अकॉर्डिंग कि सर ने माँ बाप को भी एक समाज का एक दर्जा दे दिया, ठीक है। हो सकता है सर ने अपने अकॉर्डिंग सही बोला हो और काफ़ी हद तक ये ठीक भी है, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी लगेगी। हर कोई बंदा, चाहे माँ बाप सही, भाई बहन सही, कोई भी सही, हर कोई सफलता को सलाम करता है। आज आप मेहनत कर रहे हैं, आज कुछ भी कर रहे हैं, ये सब तभी कारगर होगी जब आप सफल होंगे कल को जा करके। और दोस्तों ये कड़वी सच्चाई भी है समाज की, अगर हम सफल हैं तभी हम दूसरे की सेवा कर पाएंगे और तभी वो हमारी सेवा लगेगी। कहते हैं ना कि मंदिर के अंदर पुजारी उसी को बुलाता है जिसकी थाली में सबसे ज़्यादा प्रसाद होता है या सबसे ज़्यादा दक्षिणा होती है। एक बंदा वो एक सच्चे मन से गया मंदिर के अंदर, 5 रुपए का प्रसाद, या वो भी 5 रुपए उसके अंदर नहीं है, पास नहीं है, लेकिन एक फूल लेकर के जा रहा है, लेकिन तो पुजारी उसको नहीं ग्रहण करता है। तो यही चीज़ समाज की मेंटलिटी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि आप पढ़ लिख करके इन चीज़ों को, इन कुरीतियों को तोड़ें और कुछ ऐसा समाज के अंदर लेकर के आए कि इन चीज़ों से हम ध्यान हटा सकें और एक समाज की सोच को बदलने की कोशिश कर सकें। क्योंकि कहते हैं ना कि एक बंदा जब काम करता है तभी बंदा मतलब कारवा बनता चला जाता है। पहले बंदा अकेला होता है, फिर उसके पीछे उसी तरह के लोग आते रहते हैं। अब एक लास्ट में क्वेश्चन सर से मैं ये करना चाहूँगा कि आप सर आने वाले पीढ़ी को किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से उनको एडवाइस करना चाहेंगे कि उनको क्या चीज़ करनी चाहिए अपनी आगे की लाइफ के लिए। जहाँ तक आगे की पीढ़ी को देखने की बात है तो मेरा पुराना ही ढर रहा है कि आप देश के भविष्य हो। और दूसरी बात आपको एडवाइस देने की, तो भाई अभी से अन्ना हजारे मत बनो। अभी से चाहोगे कि हम देश सेवा करें, समाज सेवा करें, अरे भाई पहले खुद की तो सेवा कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। जो खुद का हेल्प नहीं कर सका, जो खुद का मदद नहीं कर सका, जो खुद का नहीं हो सका, दुनिया का किसी और का क्या कर पाएगा। आप अपना सबसे पहले हेल्प कीजिए, उसके बाद फिर जो है दुनिया को देखिए। अभी मान लीजिए कि आप बचपन से समाज सेवा में लगे हुए हैं, आप कितना कर सकते हैं सेवा। किसी को 1000 रुपया का मदद है, दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। आप माँ बाप से मांगे देंगे नहीं। लेकिन वही अगर आप मान लीजिए कि 10, 20, 50 हज़ार रुपया की नौकरी कर रहे हैं, आपको अगर कभी किसी को लगा ज़रूरतमंद है तो आप 1000 रुपया की हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले उस पोजीशन पर पहुंच जाइए, उसके बाद हेल्प कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर। हाँ, हेल्प किसी भी लेवल से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से जब आप हेल्प करेंगे तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा कारगर होगा। और मैं एक बात अंत में ये कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में जो इम्पॉसिबल कहता है, मैं भी वही कहता, इम्पॉसिबल नाम का कोई चीज़ नहीं है। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा इफ़ेक्ट मेरे माँ का ही रहा पढ़ने लिखने में। पापा तो हमेशा कहते थे जो तुमको पढ़ना है पढ़ ले, लेकिन माँ कहती थी, कभी कभी ताने मार देती थी कि पढ़ नहीं रहा है तुम, फेल हो जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है।
और जिस दिन एक कड़वी सच्चाई है, जिस दिन मैं 7 बजे सो के उठता था तो उस दिन मेरी माँ मुझे रावण के रूप में नज़र आती थी। मतलब पूरा सुबह से लेकर रात को सोने तक उसका आँख और भौं चढ़ा रहता था मेरे पर। लगता था मैं कितना बड़ा गुनाह कर दिया हूँ। माँ का ये कहना होता था कि सुबह 4 बजे जगो और उसके बाद फिर पढ़ो लिखो, जो भी करना है करो, जगना सुबह 4 बजे है। तो कहीं ना कहीं माँ का इफ़ेक्ट ज़रूर दिखा मेरे लाइफ में। कहता है कि सख्त रास्तों पर भी आसान ये सफ़र लगता है, सख्त रास्तों पर भी आसान ये सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से एक रात नहीं सोई जब मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, माँ मुझे डर लगता है। तो दुनिया में परचम लहराने के बहुत से रास्ते हैं, मायने ये रखता है कि आप कौन से रास्ते को अख्तियार कर रहे हैं। मंजिल हमेशा एक रखिए। शिव खेड़ा ने कहा है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और टारगेट जो है, लक्ष्य जो है, लक्ष्य साधे बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लक्ष्यहीन मनुष्य को, दिशाहीन मनुष्य को अगर चौराहे पर खड़ा कर दे तो आप बताएंगे कि वो कहाँ जा सकता है, कहीं नहीं, वहीं रह जाएगा। इसलिए पहले टारगेट कर लें कि हमको जॉब लेना है। जॉब में भी मैंने पीछे बताया है कि जॉब लेना है, सरकारी नौकरी लेना है। मैं सब चीज़ की तैयारी करता था, रेलवे, बैंक, एसएससी। इसमें क्या होता था कि ज़्यादा संभावनाएं सक्सेस होने की, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी आती है। अब मान लीजिए रेलवे में साल में 2 वैकेंसी आ गई, बैंक में आ गई, एसबीआई का, ग्रामीण बैंक का, इसका, तो कुल मिला के 8-10 वैकेंसी साल भर में देखने के लिए मिल जाता, तो संभावना बढ़ जाती है कि लोग उसमें किसी एक वैकेंसी को आप ले सकते हैं। धन्यवाद सर। रोक दिया है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और शायद दोस्तों आप कुछ सर की बातों से सीख पाए होंगे कि किस तरह से ज़िंदगी को जीना चाहिए, किस तरह से स्टूडेंट लाइफ को जीना चाहिए, किस तरह से आपका यही टाइम आने वाली ज़िंदगी आपकी आसान बना सकता है। बाकी सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप इस चैनल पर आए, मेरे लिए टाइम निकाला आपने, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। मेरा तो हमेशा से मोटो रहा है कि अगर मेरे से किसी बच्चों को लाभ पहुँचे, मेरे बोलने से किसी के अंदर में जुनून पैदा हो, मुझे सुनने से किसी को लगे कि नहीं वो सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है, तो मैं हमेशा तैयार हूँ 24/7 घंटे। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, यही मोटो, यही एक उद्देश्य लेकर के मैं भी इस चैनल को रन कर रहा हूं। मैं मुकेश, आपको पता ही होगा, एक मैथ की सीरीज लेकर के चल रहा हूं, और मेरी टीम मेरे साथ रीजनिंग और जीएस का पोर्शन, साइंस का और हिंदी की भी अभी वीडियो आपको मिल रही होंगी। तो दोस्तों मोटो मेरा भी यही है कि अगर आपको कैसे भी कोई भी हेल्प की ज़रूरत, जिस तरह से मैं कर सकता हूं, आप कभी डिमोटिवेट हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, आपको लग रहा है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं, दोस्तों आप हर समय मैं आपके लिए फ्री हूं, हर समय आपके लिए खाली हूं। बशर्ते आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए, आपका मोटिव होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ नौकरी लेना। उसके लिए मैं दिन भर तैयार हूँ, हर टाइम तैयार हूँ दोस्तों। इसी के साथ विदा लेता हूँ दोस्तों। आई होप ये स्टोरी आपके लिए शायद हो सकता है लाइफ चेंजिंग स्टोरी बननी चाहिए। जब भी कभी डिमोटिवेट हो इसको ज़रूर सुने। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना।